तो आप CSS 2027 में अपीयर हो रहे हैं। चलो इंशाल्लाह। मैंने भी यहाँ पे आपकी तरह ही स्टार्ट लिया था, इसी एकेडमी में लिया था 2024 में। मेरा नाम है फराज खालिद, आई एम CSS 25 क्वालिफाई। और अभी हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो मार्च 2024 में मैंने एडमिशन लिया था। 2025 की अटेम्प्ट मैंने दी थी। तो जैसे हमने किया स्टार्ट, हम आपको बिल्कुल वही गाइड करेंगे। बाकी आपका काम है कि आपने पहले दिन से CSS के लिए बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। जो ऑनलाइन वाले बैठे हैं उनके लिए भी यही है। रोजाना ट्राई करें कि कुछ ना कुछ लिखें और चेक करवाएं, क्योंकि सी एस एस इज ऑल अबाउट इंग्लिश। आपकी जितनी इंग्लिश अच्छी होगी उतना आपके लिए इसकी प्रिपरेशन करना इजी रहे। प्रिपरेशन तो करनी ही करनी। तो जितनी आप इंग्लिश आप इसको पहले बेहतर कर सकते हैं, शुरुआत में करें, क्योंकि आप इंग्लिश को बेहतर करेंगे यू विल बी एबल टू राइट एवरी सब्जेक्ट। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप उससे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। करना क्या आपने रोजाना, एक तो ट्राई करना है कि रोजाना की अपनी रूटीन आपने डेफिनेटली लिखनी है। उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें, पास्ट में लिखें, फ्यूचर में लिखें, उसको चेक करवाओ। यहाँ पे सारे टीचर्स होते हैं, आप किसी को भी चेक करवा लें, वो आपकी ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो चेक करके आपको दे देंगे। इसके साथ साथ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है रीडिंग के ऊपर। मैं क्यों कह रहा हूँ रीडिंग के ऊपर? द सोल रीजन फॉर दिस इज दैट कि जब आप रीडिंग करते हैं ना तो आपका एक्सप्रेशन फ्लॉलेस हो जाता है। ये ना उठा के इधर रख दो, एक इधर में आना। आपने अक्सर नोट किया होगा, आप जब किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी मदर टंग को बड़ी आसानी से बोल लेता है। उसकी रीजन क्या है? अगर आप एक छोटे बच्चे को उस इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पे सारे लोग उर्दू बोलते हैं तो वो बच्चा भी क्या बोलेगा? उर्दू बोलेगा। अगर आप उस बच्चे को ऐसी इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पे उसके जानने वाले सारे इंग्लिश बोलते होंगे तो वो बच्चा भी क्या बोलेगा? इंग्लिश। सेम आपका इन्वायरमेंट आपके गिर्द अगर पढ़ाई वाला होगा तो आप खुद पढ़ सकेंगे। अब इस इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि वो रूम जिसमें बैठ के आपने पढ़ना है, उस रूम में कभी भी आपने बैठ के मोबाइल यूज नहीं करना। ये एक बुक मैंने पढ़ी थी, टॉमिक हैबिट्स, अगर आप में से किसी ने पढ़ी है तो ये उसकी भी स्ट्रेटजी है कि हर वो चीज जहां पे आप अपने आप को प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, आप चीज को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको उस चीज के साथ एक अच्छी चीज को एसोसिएट करना पड़ेगा। यानी वो रूम अपने घर में एक मुख्तस कर लें आप, कि जिसमें आपने बैठ के सिर्फ क्या करना है? पढ़ना। और वहां पे क्या पढ़ी हो? किताबें। ठीक है। ये तो होगी आपकी इन्वायरमेंट की बात। अब इंग्लिश का मैंने क्यों कहा कि देखें, जब आप रीडिंग करते हैं तो योर एक्सप्रेशन बिकम्स फ्लॉलेस। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलता है। आपके ब्रेन, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान का ब्रेन इस तरह से बनाया होता है कि आप जितना मर्जी रटा मार लें वो चीज आपको कभी भी परमानेंट याद नहीं रही। इसके इसकी बजाय अगर आप किसी चीज को वैसे रीड करें, आपने नोट किया होगा तो वो जी जी, रिकॉर्डिंग लगा दी। जब आप किसी चीज को वैसे पढ़ते हैं तो वो आपका ब्रेन ज्यादा पिक करता है। सॉन्ग्स की लाइन आपको क्यों याद हो जाती है? क्या मेहनत करनी पड़ती है लाइंस को याद करने पे? कोई शायरी क्यों जल्दी याद हो जाती है? क्या हम उसको याद करते हैं? नहीं। हम कभी भी, जब आपके सामने कोई शेर आता है तो आप उसको देखते साथ ये तो नहीं कहते कि मैंने ये याद करना है, या सुनते साथ ऑटोमेटिकली याद होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ब्रेन को इस तरह से बनाया है कि ये चीजों को खुद पिक करता है। तो आपने भी जब अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपने अपने ब्रेन को यूज करना है। और ब्रेन को यूज करके, लाइक अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आपके हेल्थ के मसाइल क्या हैं, तो कुछ लोग होंगे जो जवाब देंगे कि आप बुक के ऊपर हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, और उस बुक के ऊपर से आर्गुमेंट्स ढूंढ के लाएंगे। जबकि जो CSS के लिए सीरियस कैंडिडेट होगा वो क्या करेगा? ही विल कंसिडर हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर और एज अ पेशेंट। तो वो अपने आप को समझेगा कि मैं हूं एक डॉक्टर या मैं हूं एक पेशेंट, और वो बैठा है कहाँ पे? एक हॉस्पिटल के अंदर। अब आप बताएं, जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको जो से मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं, तो आपको फर्क पता चल गया दो लोगों की माइंडसेट में। एक पेपर अटेम्प्ट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने बस जो रटा लगाया वो रटे रटे वाला जो है वो पेपर में लिख रहा है। जबकि एक कैंडिडेट क्या कर रहा है?
करो रिपीट मेरी बात को। कंसेप्ट किस तरह से कि अगर उसे एजुकेशन के प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं तो वो खुद को एक टीचर समझ के, खुद को एक स्टूडेंट समझ के, उसने पूरी लाइफ में जो मसले मसाइल फेस किए हैं वो बताएगा, वो ज्यादा अच्छे बताएगा। इसी तरह अगर एक हेल्थ केयर का कोई बंदा है, कोई नर्स है या कोई डॉक्टर है या कोई पेशेंट है, वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि पाकिस्तान की हेल्थ केयर को क्या मसले मसाइल। ये अप्रोच आपकी पहले दिन से होनी चाहिए। बी क्रिस्टल क्लियर कि हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने क्या करना है कि जो भी हम सीखेंगे, जो भी हम सीखेंगे वो हमने जो पिछले, ये जो आपने 12-14 साल पहले पढ़ा है, आपने नर्सरी प्रेप से लेके अभी तक, किसी ने बीए किया है तो किसी की बीएस होगा, किसी ने 16 साल की एजुकेशन ली है। आपने जब इसमें स्टेपिंग करना है सीएसएस में, तो वो पिछला नॉलेज आपने कहीं पे फेंक के नहीं आना। यूनिवर्सिटीज में पढ़े हो आप लोग, आपको पता है यूनिवर्सिटीज के क्या मसाइल है, वही यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान के इशूज है, हायर एजुकेशन के इशूज है। मेरी बात समझ आ रही है? सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये समझते हैं कि हमने सीएसएस में स्टेपिंग किया है तो हमारा पिछला सारा नॉलेज जो है वो डिस्कार्ड ऑफ हो गया, वो क्या हो गया, बेकार। जबकि जबकि ऐसा नहीं है, वो नॉलेज उतना ही रेलिवेंट है, बल्कि वो जो नॉलेज है उसको जब आप रिलेट करेंगे तो आपको सीएसएस भी क्या लगेगा, इजी। ठीक है। दूसरी बात, आप एकेडमी से छुट्टी कर सकते हैं, नो डाउट, बट पढ़ाई से आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती जो उनकी होती है, वो कहते हैं कि मैंने पहले दिन बैठना है 15 घंटे। वो पहले दिन 15 घंटे बैठ के पढ़ लेता है, लेकिन जब बात आती है अगले दिन, दूसरे दिन की, जब मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर 15 घंटे नहीं बैठा जाता। और जब 15 घंटे नहीं बैठा जाता तो ब्रेन के अंदर पहला ख्याल ही ये आता है कि यार मैं तो फेलियर हूँ, मेरे से तो बैठे नहीं जाता। और उस फेलियर के चक्कर में आप 6 दिन गुजार देते। फिर कुछ 6 दिन बाद, 7 दिन बाद जाके दिल करता है, मोटिवेशन मिलती है कोई वीडियो देख के या किसी का इंटरव्यू सुन के कि करना चाहिए, फिर हम अगर एक दिन 10 घंटे बैठ जाते हैं, फिर वही। इससे क्या होता है, अगर आप हफ्ते का हिसाब लगाएं तो आप पर वीक कितने घंटे बैठ रहे हैं, 10 घंटे ना। इससे ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप एक दिन 2 घंटे बैठे, अगले दिन भी 2 घंटे बैठे, उसमें 10 मिनट ऐड कर लें, अगले दिन 2 घंटे 20 मिनट बैठे, उससे अगले दिन 2 घंटे 30 मिनट बैठे, उससे अगले दिन 2 घंटे और 40 मिनट बैठे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस को, जितना आप इजीली बैठ सकते हो इस टाइम पे, कोई 1 घंटा बैठ सकता है तो उसको चाहिए कि वो आज 1 घंटा बैठे, कल 1.5 घंटा कर ले, आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या करे, ज्यादा। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही बैठ के आप जाके कहो कि मैंने बस रात को सोना भी नहीं है और मैंने आज ही सारा कर लेना। इट इज अ लॉन्ग जर्नी, बल्कि ये जर्नी नहीं, पूरा एक प्रोसेस है, ये आपको तैयार करता है। इसको आपने कभी भी ये कंसिडर नहीं करना कि जल्दी से पेपर आ जाए, इंजॉय करें। इस जर्नी के दौरान आपको वो बहुत कुछ मिलता है, आपको हैबिट मिलती है पढ़ने की, आपको हैबिट मिलती है एनालिटिकल एबिलिटी की, आपको सबसे बड़ी हैबिट मिलती है पेशेंस की, जो कि आज हमारे दौर के लोगों में जो जेन जी है उसमें पेशेंस नहीं है इस टाइम। ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो बजाय इसके कि आप एक हफ्ते में एक दिन बैठ के पढ़ें और फिर 6 दिन जाया करें, इससे बेहतर क्या है कि रोजाना पढ़ें, उतना पढ़ें जितना आप इजीली पढ़ सकते हैं, और उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, इंक्रीज। आइडियल जो टाइम फ्रेम है जितना आपको पढ़ना चाहिए वो है 8 घंटे। कितने? 8 घंटे पढ़ लें, 7 पढ़ लें, 6 से 8 घंटे इट इज आइडियल टाइम। अब ये 6 से 8 घंटे फौरन नहीं आ सकते आपके पास, तो इसको इसके पीछे भागने की भी जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई आप में से 3 घंटे बैठ सकता है, किसी की जॉब है तो वो, उसके पास टाइम ही सिर्फ 4 घंटे का है, तो उसको फिर ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं 6 से 8 घंटे कैसे बैठूं। उसको चाहिए कि वो जो 4 घंटे उसको मिले हैं वो रोजाना बैठे। ठीक है। जब आप रोजाना बैठोगे 4 घंटे, तो वीक में होते हैं 6, संडे का निकाल दो एक दिन ब्रेक का। ठीक है। तो कितने, 6 4 24, 24 घंटे बन गए। कम से कम पूरे वीक में 24 घंटे आपने पढ़ा होगा, बजाय उस बंदे के जिसने एक दिन में 10 घंटे पढ़ा और उसने जो याद किया था 6 दिन में भूल गया और बाद में हफ्ते बाद दोबारा से उसको रिवाइज कर। तो इसीलिए इस चीज को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी एंड परसेवरेंस। तो आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है, कंसिस्टेंसी।
आपको जो यहाँ पे बताया जाएगा वो आपकी गाइडेंस के लिए हर कोई मौजूद है, आपको गाइडेंस की कभी भी कमी नहीं होगी, लेकिन अलोंग विद द गाइडेंस द थिंग यू नीड दैट इज सीरियसनेस इन यू, नॉट मोटिवेशन, इट इज कंसिस्टेंसी एंड परसेवरेंस। पर्पस होना चाहिए आपका, और अगर पर्पस सामने हो तो फिर मोटिवेशन कम भी हो जाए, आपका पर्पस आपको उस पाथवे पे लेके चलेगा जो जिस पे आपको चलना है। तो कभी भी मोटिवेशन आपको लॉन्ग टर्म पर्पस को सस्टेन नहीं कर सकती। और जी जी, तो आप जो 3 घंटे एकेडमी में आए हैं, आप इसके अलावा 3 घंटे भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं, 5 भी बैठ सकते हैं। देखिए, अगर आपके लिए बैठना मुश्किल नहीं है ना, एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे मुश्किल चीज होती है वो पकड़ के बुक पढ़ना नहीं होती, वो होती है कि मोबाइल सामने है और मोबाइल बंद करके 4 से 5 घंटे हमने किताबों को कैसे देने हैं। मुश्किल चीज ये होती है जब आप, मैंने आपको आते साथ सबसे पहली बात ये की कि आपने उस रूम में एंटर तब होना जब मोबाइल आप बाहर रख के जाए। अगर आपने मोबाइल से पढ़ना है तो फिर वो मोबाइल लेके जाएं जिसमें कोई इंस्टा फेसबुक ना हो। जब आप ये चीज चैट जीपीटी क्योंकि चाहिए होता है आपको, और आज के दौर में आपको यही चाहिए होता है, चलो आप उसके लिए मोबाइल लेके जाएं। तो डिस्ट्रैक्शन से पहले दिन दूर रहें, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक शख्स आया, उसको नींद नहीं थी आती, उसको नींद का मसला था, तो हमने उसका इलाज करना था। अब मैं हमने उसे मेडिसिन नहीं थी देनी, तो मेडिसिन तो कोई भी डॉक्टर दे देता है कि भाई आप ये एक पिल खा लो, स्लीपिंग पिल, और आप नींद जो है वो आ जाएगी। तो उसने कहा कि मैंने उसको सारी हिस्ट्री उससे ली, तो पता चला कि वो क्या करता है कि जब बेड पे बैठता है ना तो मोबाइल लेके बैठता है और फिर 3-3 घंटे मोबाइल चलाता है, और बाद में जब सोने की कोशिश करता है तो नींद नहीं आती। तो मैंने उसको पहला मशवरा ये दिया कि तुमने बेड पे तब तक बैठना ही नहीं जब तक तुम्हें नींद महसूस ना हो। अब उससे क्या हुआ, एक बड़ा सटल चेंज किया उसने कि मोबाइल यूज करो, जब नींद आना शुरू हो जाए मोबाइल रखो और बेड पे बैठो। इससे तुम्हारी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि तुम जब भी बेड पे बैठोगे, जब भी बेड पे बैठोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारी ब्रेन जो है वो इस चीज को पकड़ेगा, तुम्हें नींद आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ इतनी चेंज से ये है आपके इन्वायरमेंट को चेंज करने का इम्पैक्ट आप पे। तो जिस रूम में आपने बैठना है, जिस रूम में आपने पढ़ना है, क्या करना है, सिर्फ अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करना। और 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जब बंदा बैठना शुरू हो जाता है ना, फिर 10 घंटे, 12 घंटे भी कोई मुश्किल काम नहीं। मैं आपको पर्सनली अपना बताऊं तो मैं 12 घंटे पढ़ता रहा, और क्योंकि मुझे कोई करने को और कोई काम नहीं था, ठीक है। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी दैट वाज कंप्लीट इन जस्ट 5 to 6 months, ठीक है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि 24 घंटे में अगर आप 3 घंटे एकेडमी आ जाएं तो 9 घंटे मेरे बाकी घर में होते थे अपने, ठीक है। तो 9 और 3 12, ठीक है। अब उसमें ये होता था कि मैं जो बाकी के 12 घंटे थे उसमें से 8 घंटे नींद पूरी करता था और 4 घंटे फैमिली के साथ जो आपके बाकी होते। तो ये पूरी एक रूटीन चल रही थी। अच्छा, अब वो जो 12 घंटे थे वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली 12 घंटे इकट्ठे नहीं होते। उसमें ये होता है कि आप मैक्सिमम भी पढ़ना चाहें ना तो आप 6 घंटे या 7 बैठ सकते हैं, उसके बाद कोई 1-2 घंटे की ब्रेक लेके कोई 2-3 घंटे निकाल के बीच में। जी, यानी कि आप बीच में ब्रेक्स तक के जो है ना वो काम करें। और जो दूसरी चीज है, इवन कि आप 1 घंटा भी लगातार पूरा नहीं पढ़ सकते, तो हर घंटे बाद आप 10 मिनट की ब्रेक रखें, बल्कि 45 मिनट के बाद क्या रखें, 10 मिनट की ब्रेक, या 15 15 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 10 मिनट काफी होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि हम जब 5 मिनट की ब्रेक सोचते हैं ना तो हम 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, अगर सोचेंगे 15 मिनट की तो आधे घंटे की तो ब्रेक करेंगे। लेकिन मैंने आपको यही कहा कि स्टार्टिंग में आपने वो काम करना जो आपको इजी लगता हो। अगेन साइकोलॉजी एक चीज कहती है कि जो चीज आपको पसंद नहीं करनी उसको खुद को कहो कि मैंने ये सिर्फ 2 मिनट के लिए करनी। कितनी देर के लिए? जब आप 2 मिनट बैठ के कर लोगे ना तो ब्रेन, अब उसके बाद आपके लिए बैठना मुश्किल नहीं होगा। तो फर्स्ट आपको बैठने की सलाहियत डेवलप करनी, कैपेबिलिटी कि आप बैठें एक जगह पे 4 घंटे 5 घंटे आप बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज आपको फोकस करना है डीप वर्क। या आपने बुक भी सुनी होगी डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट, कि आपने फोकस बिल्ड करना है। क्या करना है? जब फोकस बिल्ड होगा, आपकी अटेंशन उस सीएसएस के ऊपर आ जाएगी, उसके बाद जो है ना बाकी काम बात के करने के। अब वो जो बाकी बात के काम करने के, वो है इंग्लिश बेहतर करना, वो है अपनी ऐसे के एक्सप्रेशन को बेहतर करना, वो है न्यूज़पेपर पढ़ना।
अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हैबिट है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो न्यूज़पेपर पढ़ना तो है आपने, मैं आपको अपनी पर्सनल एक स्ट्रेटजी बता देता हूं कि आप पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो फॉरेन सर्विस है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वो जो इंटीरियर है वो मिनिस्ट्री है, उनके जितने भी ऑफिस होल्डर्स हैं उनको ट्विटर पे जाके या एक्स पे जाके क्या कर लें, फॉलो कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी आप एक्स यूज करते हैं तो जो आपकी स्टेट का नैरेटिव होता है, ठीक है, कि आपकी स्टेट का स्टैंड किस चीज पे कर रही है, उनका क्या स्टांस है जो हैपनिंग्स हो रही है, तो आपको उनका स्टांस पता चलता रहेगा। वो जिसको कहते हैं ना कि आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो स्टांस है वो वही होना चाहिए जो स्टेट का। ये आपको क्या करेगा, इसका फायदा ये है कि जब कभी आप वेले भी बैठे हुए हैं, फारिग भी हैं, कोई काम नहीं भी करे, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो अक्सर ना लड़कों को ये आदत होती है कि वो एक्स को स्क्रॉल करते हैं। तो जब आपने वो उनको फॉलो किया हुआ है तो आमतौर पर जो खबरें आएंगी, न्यूज आएंगी, वो उसी से रिलेटेड आएंगी। ठीक है, अभी ईरान और इसराइल का क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और मुझे सारे कन्फ्लिक्ट का पता है। तो क्यों पता है? क्योंकि मैंने एक्स पे सबको फॉलो किया हो। तो जो भी नई खबर आती है वो एक्स पे कहीं ना किसी आउटलेट से, न्यूज आउटलेट से, फॉक्स से, CNN से, कहीं ना कहीं से वो आपको मिल जाती है। उसके बाद जियो न्यूज की 9 PM की हेडलाइन सुने आप रोजाना, उनके वन लाइनर नोट्स बना ले। वो जो हेडलाइंस होंगी ना आपकी, वो आपकी करंट अफेयर्स की बेस को सेट करेंगे। देखें, ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट अगर आज आप सुनना शुरू कर दें, क्या कर दें, किसी भी कन्फ्लिक्ट को जब सुनना है तो पहले आपने उसकी हिस्ट्री सुननी है। हिस्ट्री सुनने के लिए देखो, सुनो, जानो, फैसल वड़ाइच का चैनल है, ठीक है, इट इज द बेस्ट चैनल इन द टाउन, जिससे आप जो है वो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं। अब हिस्ट्री आपको पता चल गई, अब रोजाना जब आप न्यूज सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या एफर्ट्स प्ले की हैं ईरान इसराइल इशू को रोकने के लिए, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था, पाकिस्तान मेडिएशन एफर्ट्स करवा रहा है तो इंडिया ने क्या किया उसके ऊपर, क्या वो जो हमारे क्या उनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ दलाल, ये लाइन बोली थी। अब जिसने, मतलब आपने न्यूज़पेपर ना भी पढ़ा हो, लेकिन ये एक मेजर हेडलाइन थी जो ओवरऑल न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आती है, जियो में आएगी, समा न्यूज में आ जाएगी। तो 9 PM की जियो की आप हेडलाइंस सुने। यहां तक क्लियर है? ये क्या करेगा कि साथ साथ जो करंट अफेयर्स बच्चे एंड पे जाके तैयार करते हैं, ये आपकी पेज शुरू से बना देगा। इंग्लिश का एक्सप्रेशन बेहतर करना है, मैं बारी बारी आपको बताता हूँ। 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो पहले हम 6 कंपल्सरी को लेके चलते हैं, तो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ, तो उससे आप नोट करते जाइए और कुछ मैं यहाँ पे साथ लिख भी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे की। पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा होता है? ऐसे। 100 मार्क्स का पेपर है, पूरा एक ऐसे लिखना होता है आपने। ऐसे के बारे में बड़ी प्यारी चीज कही जाती है कि जो शख्स एक सेंटेंस लिख सकता है विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक, वो पूरा ऐसे भी लिख सकता है। और जो एक सेंटेंस नहीं पूरा लिख सकता, वो पूरा ऐसे भी नहीं लिख सकता। एक सेंटेंस, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सेंटेंस या 7 सेंटेंस मिलके क्या बनता है? एक बॉडी पैराग्राफ। 15 बॉडी पैराग्राफ मिलके क्या बनते हैं? एक ऐसे। तो जो एक सेंटेंस अच्छा लिख सकता है वो पूरा ऐसे भी अच्छा लिख सकता है। उस एक सेंटेंस को बेहतर करने के लिए जो काम करने हैं वो आपने रीडिंग का करना है। क्या? रीडिंग लाजमी नहीं कि न्यूज़पेपर रीड करना है। आपको जो नॉवेल्स अच्छे लगते हैं, इंग्लिश की बुक्स अच्छी लगती हैं, सेल्फ हेल्प की बुक्स अच्छी लगती हैं, मोटिवेशन की अच्छी लगती हैं, जो बुक्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप सुने। उनकी ऑडियो बुक मिलती है यूट्यूब से, 1 घंटा लगा के वो सुन लें। अगर सुन नहीं सकते तो उसको पढ़ लें, ठीक है, दिन के 30 पेज पढ़ लें, 10 पेज पढ़ लें, 15 पढ़ लें, नहीं तो 5 पेज पढ़ लें, लेकिन पढ़ें रोजाना। अगेन, कंसिस्टेंसी मस्ट। उसके साथ साथ रोजाना राइटिंग प्रैक्टिस करें। अब राइटिंग प्रैक्टिस ये नहीं कि आप पास पेपर्स उठा लें जाके CSS के और आप कहें कि मैंने पूरा ऐसे लिखना है। नहीं, ये गलती आपने नहीं करनी। आपने, जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि आपका इंग्लिश बेहतरीन हो चुकी है, यू शुड नॉट गो टूवर्ड्स ऐसे, ठीक है। उसके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप करें, ठीक है। राइटिंग क्या करना है? सुबह आप उठे और शाम तक आपने जो किया,
जो भी पूरे दिन में किया उसको कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कभी प्रेजेंट परफेक्ट में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। ये जो 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है, ये 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और इंडेफिनिट, आगे उसके जो पार्ट्स हैं। तो आपने क्या करना है, उनको रोजाना लिखना है। मुझे चेक करवाना है, आप मुझे चेक करवा दें, किसी और को चेक करवाना है, आप उसे चेक करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप रोजाना लिखेंगे और डिफरेंट टेंसेस को ट्राई करेंगे तो वो जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो निकल आएंगे। अच्छा, अब जिस शख्स ने 1 से 2 महीने रीडिंग कर ली बेहतरीन, क्या यानी रोजाना के उसने 5-10 पेज पढ़े, उसे चाहिए कि वो 1 या 1.5 महीने बाद फिर कोई ग्रामर की अच्छी सी बुक ले, जैसे रेनल्ड मार्टन, फिर ग्रामर को पढ़े। दिस इज माई पर्सनल स्ट्रैटेजी। ग्रामर जितनी मर्जी आप पढ़ लें, आपकी इंग्लिश कभी भी बेहतर नहीं होगी। हाँ, आप इंग्लिश की किताबें पढ़ने के बाद, या अगर कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता वो न्यूज़पेपर पढ़ ले, और वो सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके बगैर सीएसएस नहीं होता, ठीक है, वो न्यूज़पेपर आप रोजाना पढ़ें। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अलग इस लेक्चर के एंड पे ना वो पूरा तरीका बताऊंगा कि आपने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स दे दिए, मतलब दे दिए हैं। अब ये आपकी अपनी है कि आपने बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़े। अब यहाँ समझ आ गया आपको। अब फायदा क्या होगा, जब आप रीडिंग करते हैं ना तो आपका ब्रेन पिक कर लेता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को। उसके बाद जब आप ग्रामर को पढ़ते हैं तो फिर ग्रामर पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि यार ये जो टेंस था उसकी ये ऐसा बन क्यों रहा था। आपने अक्सर नोट किया होगा, कभी कभी प्रेपोजिशन लिखनी हो ना तो हम देखते हैं तो हम कहते हैं यार इस पे प्रेपोजिशन बनी ये सही रही है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो हमने पहले पढ़ा होता है, कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। तो जब आप रीडिंग करेंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली फ्लोलेस हो जाएगी। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू बेटर इंग्लिश अदर देन रीडिंग। कब यहाँ पे बैठे जितने बंदे हैं, बल्कि पूरा जिस भी सीएसएस जिसने क्वालिफाई किया उसके पास आप चले जाएंगे, वो आपको एक बात कहेगा कि रीडिंग, मतलब वो आपको, चलो इधर उधर की बातें तो सारे बताते हैं कि डोंट पढ़ो और वो क्या कहते हैं ग्रामर को पढ़ो और ग्रामर बेहतर करो, करनी कैसे है ये कोई नहीं बताता। ऐसा ही है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने ग्रामर को कैसे बेहतर करना, और ग्रामर की बुक से बेहतर नहीं करना, रीडिंग से बेहतर करना, और रीडिंग के बाद ग्रामर की बुक लेंगे। तो जब आप ये करेंगे यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रोजाना हर रोज आपका कंपटीशन आपके साथ बैठे बाकी लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं। योर कंपटीशन इज विद योर सेल्फ। हर रोज आपने पहले से बेहतर होना है, और आपने पिछले दिन देखना है कि मैंने इतने घंटे पढ़ा था तो आज मैंने इससे थोड़ा सा ज्यादा था। हर रोज आपने खुद का वो एहतसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है कि मैं क्या कल के मुकाबले में बेहतर हुआ हूं कि नहीं हुआ। और जो शख्स ये सीख जाएगा वो इम्प्रूव होता जाएगा, और इम्प्रूव होते 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 यू विल कम टूवर्ड्स परफेक्शन। मुकम्मल परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, ठीक है। एट द एंड लक भी मैटर करती है, जितनी मर्जी एफर्ट कर लें लक भी मैटर करती है। लाइक मेरा पीएमएस में ऐसे फ्लंक हो गया जबकि सीएसएस 25 क्वालिफाई है, दोनों मैंने साथ साथ दिए। पीएमएस जो था वो जनवरी में हुआ और फेब 25 में हुआ सीएसएस। तो मेरे 720 मार्क्स हैं विदाउट ऐसे, ठीक है, पीएमएस में। तो ऐसे में 25 थे, जबकि सीएसएस का मेरा ऐसे क्वालिफाई है और पूरा, बल्कि सीएसएस ही क्वालिफाई। तो ये है कि एट द एंड लक भी मैटर करती है, लेकिन लक भी, वो उसके बारे में आपने बड़ा मशहूर पढ़ा होगा, लक फेवर्स द ब्रेव, ठीक है। जो बहादुर है, जो रिस्क ले सकता है, फिर लक फेवर भी उसे ही करती है, ठीक है। यहाँ तक जो आपको ये हो गया ऐसे का तरीका, मतलब ग्रामर को कैसे बेहतर करना है, रोजाना राइटिंग करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको चेक करवाएं। मुझे नहीं चेक करवा सकते, अगर आप अकेडमी में रोजाना नहीं आ सकते तो यू कैन यूज चैट जीपीटी, उसको भेजें अपना पैराग्राफ और उसको कहें कि मेरी जरा इसकी ग्रामर जो मिस्टेक्स हैं वो निकाल दो और मुझे बता दो कि इसको कैसे इम्प्रूव करना। ये 2 चीजें आप रोजाना कर लें, इंशाल्लाह योर इंग्लिश विल बी बेटर। उसके बाद दूसरा पेपर है प्रासी का। अगेन प्रासी के 3 पार्ट्स होते हैं। आंसर प्रासी का पेपर, सर प्लीज एक तो बुक्स के नेम्स बता दें जिनको रीड करना बेहतर रहेगा। अच्छा, वैसे तो बुक्स मैं रीड की हैं 20 बुक्स जो अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस है, ठीक है। वो कौन सी है, एटॉमिक हैबिट है, द डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट है,
अल्कीमिस्ट है, द 48 लॉज ऑफ पावर है, यानी ये जो द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, फ्योदर डोस्टोयेव्स्की की बुक है व्हाइट नाइट। तो मैंने ये 20 बुक्स पढ़ी हैं अपार्ट फ्रॉम द सीएसएस का कोर्स। आई विल एडवाइज यू कि आप सीएसएस की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जैसे द मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज, यानी अब आपने 1 साल है आपके पास कुछ 4 साल नहीं है कि आप 3 सालों में कोई 20 किताबें पढ़ें और उसके बाद तो आपने वो स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क के लिए जरूरी है कि आप रीडिंग करें, लेकिन उन बुक्स की करें जो आपके कोर्स की, जो उसमें आ जाती है मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज, स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान बाय आई.एच. कुरैशी। जब आप सिलेबस देखेंगे, मैं लिख देता हूँ, मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। एक ये बुक है और एक ये। इन दोनों बुक्स का फायदा क्या होगा कि ये आपको प्री पार्टीशन का कुछ आइडिया दे देगी, और ये आपकी पोस्ट पार्टीशन के बाद अभी तक जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई है, ये आपको ओवरऑल उसका व्यू दे देगी। ये बहुत बड़ी बुक है, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने आपको ये 2 बुक्स पहले ही रीडिंग के लिए ये इसलिए सजेस्ट की हैं, इट विल सेट द पेस ऑफ योर रिमेनिंग सीएसएस प्रिपरेशन। वो भी पढ़ सकते हैं आप। प्री पार्टीशन की हजारों बुक्स हैं, जिना मतलब वो जिना ऑफ पाकिस्तान बाय स्टैनले वुलपर्ट, वो भी पढ़ सकते हैं आप। मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बाय आई.एच. कुरैशी, आप वो भी पढ़ सकते हैं। वो बुक्स जो है वो सारी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जो इसका जिस था, जो आपको समझाने की बात थी, जिस बेसिकली वो यही थी कि रीडिंग करेंगे तो आपका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो बेहतर होना है। इसका कोई शॉर्टकट हो नहीं है, सर। इन दोनों को आपने साथ लेके चलना, रीडिंग प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, जो आपको इजी लगे। तो ये मैंने आपको वही कहा ना, जो आपको इजी लगे। अब आपके लिए सेफ यही है कि आप बुक्स खरीद लें, वो पढ़ लें, ठीक है। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है मोबाइल पे, पीडीएफ में, लैपटॉप में, तो वो उसकी कन्वीनियंस है, उसके मुताबिक है, वो कन्वीनियंस अपनी जो है वो यूज करे। और अभी आप रीड करें जी, क्या कहा? मुझे समझ, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इसी से बिल्ड होगी। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो जब उनका मानी आप नेट से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वोकैब बिल्ड होगी। उसके साथ साथ आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं पता होता, उनको लिखें एक सेपरेट पेज पे, उनका मानी लिखें। यही तो चीज हम चाहते हैं कि जब आप रीडिंग करें तो उसमें से नई वोकैब मिले। आप समझ आए मेरी बात? सारी उसकी वो सारी डिस्कशन जो इधर उधर की आपने सीएसएस की सारी सुनी है ना, उसको सम अप करें तो वो यही बनता है, रीडिंग प्लस राइटिंग। रीडिंग करें और उसमें वो सारी आ जाती हैं जो आज तक आपको सुनाई गई है। वो मैं आपको खड़ा करके आपसे पूछना शुरू कर दूं तो हर एक डिफरेंट बता दे, ठीक है। तो वो आपको पता है, उसको मैंने रिफाइन कर दिया आपके लिए। अब बुक कोई पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, कोई बुक नहीं पढ़ना चाहता वो अभी से डॉन शुरू कर दे। जिसको लगता है कि मेरी इंग्लिश जरा स्ट्रॉन्ग है, वो अभी से क्या करिए, डॉन। हर एक ने अपनी इंडिविजुअली अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना जाके, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बेहतर पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मुझे नहीं पता, मैंने किसी का भी पेपर चेक नहीं किया, मैंने किसी की इंग्लिश चेक नहीं की, तो मुझे नहीं पता कि किसकी बेहतर है इंग्लिश, किसकी इंग्लिश बेहतर नहीं। तो ये आपको खुद पता है। सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स डेली राइटिंग कैसे चेक करवाएं? आप वो टैब है एकेडमी का, नंबर ले लीजिएगा सर से, उस पर आप सेंड कर दिया करें, तो वहां से हम चेक करके आपको बता दिया करेंगे साथ। और जो फिजिकल वाले हैं वो फिजिकली चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अब प्रेस जी, मैंने आपको बताया कोई भी आप बना सकते हैं, आप अपनी रूटीन लिख सकते हैं, आप अभी जो ईरान इसराइल का कंफ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर लिख सकते हैं पैराग्राफ, एनीथिंग यू वांट। पर्पस क्या है इस ड्रिल का, कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकल के आए, वो आपको बताई जाए और वो आप इम्प्रूव करें। समझ आई मेरी बात?
तो थोड़े से टेंसेस को देख लीजिएगा एक दफा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये क्या होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि टेंसेस आते होंगे तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर होता जाएगा। प्रेसी, प्रेसी में जो मेजर पोर्शन होता है वो एक होती है 20 नंबर की प्रेसी, 20 नंबर का कंप्रीहेंशन। वो भी आप तब कर सकते हैं जब आपकी इंग्लिश बेहतर है। प्रेसी होता है कि एक बड़ी, आपके पास बड़ा पैराग्राफ है, आपने उसमें से फजूल की चीजों को निकाल के जो उसका क्रक्स है वो 3 गुना कम करके बताना। जैसे आपकी अम्मा आपसे पूछे आपने खाना खाया कि नहीं, ठीक है, अब एक बंदा कहे कि अम्मा मैं घर आया, मतलब आपकी अम्मा ना पूछे, कोई और पूछे आपसे कि आपने खाना खाया या नहीं, तो अब आप शुरू हो जाएं कि भाई मैं घर इतने बजे आया था, फिर मैंने पानी पिया और फिर मेरी अम्मा ने जो है वो रोटी बनाई, ये सालन बनाया, उसके साथ मुझे खाना दिया इतने टाइम पे, फिर मैंने ये खाया, ये इतनी लंबी बात आपने कर दी। प्रेसी क्या है, इस सारी बात में से फजूल सारी चीजों को निकाल के ये बताना कि खाना खाया या नहीं खाया। यस सर, 3 लाइनों को एक लाइन में बयान करना। अब ये मतलब नहीं है कि आप 3 लाइनों को काट के तो एक लाइन लिख दे, नहीं, उन 3 लाइनों का जो मतलब है उसको कैसे आप सम अप कर सकते हैं एक लाइन में, और वो लाइन जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, जो कि उस पैराग्राफ का मतलब समझा रही, दिस इज सिंपल वर्ड में तलखीस उर्दू वाली। मैंने खाना, अब मैंने 3 लाइनें पहले बोली कि मैं घर आया, फिर मेरी अम्मा ने खाना बना कर दिया, ये सालन बनाया, फजूल की बात, उसका पर्पस क्या था कि मैंने खाना खाया, ये आपकी तलखीस हो। सिंपल, वो जब बारी बारी आप इन सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो इसकी मजीद डिटेल भी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद एक कंप्रीहेंशन होता है, उसमें क्या होता है, पूरा पैराग्राफ होता है, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपने देखने होते हैं और उनका जवाब ढूंढना होता है। लेकिन ये पैराग्राफ मुश्किल होता है, और इसमें आपने वो एग्जैक्ट वो लैंग्वेज यूज नहीं करनी जो पैराग्राफ की, आपने अपने वर्ड्स में उसका आंसर। 20 नंबर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 60 हो गए, वो एमसीक्यूज होते हैं 20 मार्क्स से, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 20 नंबर की। जी, ऐसे 100 मार्क्स, ऐसे 100 मार्क्स, हाँ दोनों 60। उसके बाद 10 मार्क्स की आपकी सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन होगी, ठीक है। 5 मार्क्स का पंक्चुएशन का एक पैराग्राफ होता है, 5 मार्क्स की आपकी होती है प्रपोजिशंस, और 10 मार्क्स का आपके पेयर ऑफ वर्ड्स। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है करीमदाद चुगताई की। जी, करीमदाद। ऐसे की मार्किंग के ऊपर आप कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसे इज ऑल अबाउट लक आई वुड से। आप बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं, वो यही है, इंट्रोडक्शन हो उसका, उसका बॉडी पैराग्राफ्स हो, उसका कंक्लूजन लिखा हो, उसकी आउटलाइन अच्छी बनी। 25 और 3,000 आप कभी भी नहीं लिख सकते, 2000 भी नहीं होते, मैक्सिमम यू कैन गो तो 1800 तक जाते हैं लोग। वो 2500 पूछ रहा है, 2500 से 3,000 पूछ रहा है, ठीक है। तो कभी भी लेंथ के पीछे नहीं जाना, आपका ऐसे अच्छा लिखा है, आर्गुमेंट्स अच्छे लिखे हैं तो आपको 1600 लफ्जों पे भी वो पास कर दे। तो वो उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन 1000 वाले को तो नहीं माफी देंगे ना वो, कम से कम देखें, आपका पूरा ऐसे जो है वो है 100 मार्क्स का, तो किसी ने 2500 की बजाय 1250 वर्ड्स लिखे हैं तो आधे नंबर तो उसके वहीं पे गए। ऐसे डिफिकल्ट, वैसी भी डिफिकल्ट आ जाती है, लेकिन ऐसे डिफिकल्ट इसलिए है कि टोटल सीएसएस में 25 में जो लोग पास हुए हैं दे आर 354, और वो 354 ऐसे क्वालिफाइज थे, और 12,000 लोगों ने पेपर दिए, 2.77% रिजल्ट था, पता चल जाता उनको। मैं
कंपल्सरी को हम कर लें एक दफ़ा तो फिर ऑप्शंस पे आ जाएंगे, वो कोई मसला नहीं आपके। वो मुझे पता है कि पहले जो जब हमने स्टार्ट किया था ना तो हमें भी ये इशू था। तो आई विल शेयर एवरी स्ट्रेटजी विद यू, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बस जरा सा एंड पे एक सेशन लेते हैं क्वेश्चन का, ठीक है? तो मैं आपका ऑनलाइन वालों आपका सवाल देख लिया है, तो मैं ना जरा इसके एंड पे बताता हूँ। तो प्रेसी में 10 नंबर की आपके पास आएगा ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, और 10 नंबर की पेड ओवर्स, वो आपका 100 नंबर का पेपर पूरा हो जाता है। अच्छा, तीसरा जो सबसे मुश्किल पेपर सीएसएस का होता है वो होता है इस्लामियात का। ये मैंने रैंक वाइज लिखे हैं, मुश्किल तरीन, थोड़ा सा उससे कम मुश्किल, थोड़ा सा उससे कम मुश्किल, और उससे कम मुश्किल। इस्लामियात इट इज, ये आपके पास एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2, बीए पार्ट 1 पार्ट 2, या 9th पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, ये कतई वो वाली इस्लामियात है। इसमें क्या है, आज के दौर के पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका सलूशन इस्लाम ने कैसे दिया है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले दिन से क्लियर रहना है। जैसे नबी करीम हम एफएससी में पढ़ते रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की खसूसियात क्या है। ये सवाल पढ़ा है साहब ने? बशरियत है, अमूमियत है, मसूमियत है, पढ़े हुए हैं ना हमने। इन सीएसएस दे विल नॉट आस्क के उनकी खसूसियात क्या, वो ये पूछेंगे कि रिसालत के जो रिसालत मोहम्मदी थी उसकी इंसानी जिंदगी पर क्या असरात हैं आज के दौर में। समझ आ रहा है फर्क? ये इंग्लिश उर्दू दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैंने उर्दू में किया, पीएमएस में आई गोट 76 मार्क्स। तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि कोई आपको कहे कि उर्दू में नंबर कम आते हैं, इंग्लिश में नंबर जो है वो ज्यादा आते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। कंटेंट आपका उर्दू में अच्छा है, और उससे भी मजे की बात है मेरी उर्दू की राइटिंग इंतहा की बुरी है, ठीक है? तो बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी थी तो नंबर अच्छे आ गए। तो आपने भी प्रेजेंटेशन क्या करनी है, अच्छी करनी है जी, ये कंपल्सरी। तो इस्लामियात पता चल रहा है कि आपने इस्लामियात में दिमाग पहले ही क्लियर रहना है कि उसमें जो रट्टा है वो नहीं चलेगा। वो जो आपने पढ़ा हुआ है ना उसको आज के दौर के पाकिस्तान में, आज के दौर की मुस्लिम दुनिया में, आज के दौर में जो मुस्लिम दुनिया के मसाइल है उनमें हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपने इस्लामियात में पढ़ा। वही जो आपको बता रहा हूँ, इसमें 20 एमसीक्यूज होंगे और बाकी आपको 7 लोग आएंगे, उसमें से 4 आपने करने। 20 एमसीक्यूज समझ आ गई यहाँ तक? उसके बाद अगला पूरा पोर्शन 300 नंबर का एक पेपर का होता है, ठीक है? उन 300 में से मिला के आपने 120 नंबर लेने हैं। उसमें एक है पाकिस्तान अफेयर्स, एक है करंट अफेयर्स, और एक है जीएसए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। पाकिस्तान अफेयर्स में पाकिस्तान के जो मसले मसाइल चल रहे हैं उन पे बात होती है। पैटर्न वही है, 20 एमसीक्यूज, 4 लॉन्ग होंगे, 7 होंगे, 4 करने। करंट अफेयर्स में पूरी दुनिया के जो मसाइल चल रहे हैं, 7 लॉन्ग, 4 करने होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे। और जीएस से 10 एमसीक्यूज फ्रॉम जनरल साइंस, 10 एमसीक्यूज फ्रॉम एबिलिटी। उसके बाद साइंस का पोर्शन 40 नंबर का, 40 नंबर का पोर्शन मैथमेटिक्स का। पाकिस्तान अफेयर्स 20 एमसीक्यूज, ठीक है? वो पाकिस्तान के जो ओवरऑल, जिसमें आपने प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन पढ़ा होगा, उसमें से एक सवाल आपको आएगा प्री पार्टीशन से, और बाकी सारे पाकिस्तान का मसला क्या है, ब्रेन ड्रेन है, पाकिस्तान का मसला ओवर पॉपुलेशन है, पाकिस्तान का मसला ग्लोबल वार्मिंग है। तो वो सारे मसले मसाइल पाकिस्तान अफेयर्स में पूछे जाएंगे जो पाकिस्तान के। ठीक हो गया? अच्छा सर, लिटरेरी ऐसे की स्ट्रेटजी बताइएगा, और सर प्रेसी में टाइटल का भी। डेफिनेटली प्रेसी में ना टाइटल आपने लिखना होता है। प्रेसी में जो प्रेसी का पोर्शन होता है ना उसमें आपने टाइटल लिखना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना और उसका क्या क्रक्स है वो उसका टाइटल होगा, सिंपल। उसके मार्क्स होते हैं। और दूसरी चीज, लिटरेरी ऐसे जो होते हैं ना, वो मैंने तो पर्सनली अटेम्प्ट नहीं किए बिकॉज आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और साइंस वालों को जो है ना लिटरेरी की समझ बिल्कुल नहीं आती। ये वही बात है कि एक बंदा जो है वो साइंस का बंदा, और आप उसके सामने एक आलिम को बिठा दें या एक मुफ्ती को बिठा दें, अब उसने सारी उम्र पढ़ा है आर्ट्स, तो अब साइंस वाले बंदे को आर्ट्स वाला थोड़ी पता होगा। ये लिटरेरी ऐसे वैसे अटेम्प्ट में कर सकता हूँ। उसमें होता क्या है कि आपने लिटरल मीनिंग उस ऐसे का देखना होता है, ठीक है?
उस लिटरल मीनिंग को देख के आपने समझना होता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। अब इस लाइन का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को आजाद पैदा किया, लेकिन हर जगह पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का शिकार है, ठीक है। या कहीं पे लॉ उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, कहीं पे सोसाइटी की वैल्यूज उसको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो ये उसका मतलब, समझ आ रही है। तो लिटरेरी ऐसे के क्रक्स को समझ के उसको आपने उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। सर इस्लामियात का पेपर सीएसएस में भी उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली उर्दू इंग्लिश दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पीएमएस में भी सीएसएस में भी। सर लाइकवाइज हम इस्लामियात में सोशल इश्यूज करंट इश्यूज के क्वेश्चंस कुरानिक सही के मुताबिक करने होंगे, डेफिनेटली जितने भी इस्लामियात के सवाल होंगे उसमें आपने पिछले सारा जो हिस्ट्री है इस्लाम की उसको यूज करके आज के दौर के मसले मसाइल को सॉल्व करना है विद कुरानिक वर्सेस, ठीक है, रेलिवेंट कुरानिक वर्स। क्लब नहीं होगा, इस तरह से होता है कि एक पेपर पाकिस्तान अफेयर का होगा, अगले दिन करंट अफेयर का होगा, उससे अगले दिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अगर किसी के जीएसए में 20 नंबर भी हैं लेकिन उसके बाकी दोनों में मिला के 120 मतलब 40 सॉरी 60 है, क्या है, तो 120 और 20 ये 140 हो गए तो वो पास है। अगर किसी के पाकिस्तान अफेयर्स में 30 है, करंट अफेयर में भी 30 है, जीएसए में 60 आ गए तो 60 120 वो भी पास है, समझ आई। तो इन तीनों को मिला के क्या बनेंगे, 300 में से हमें कितने नंबर चाहिए, 120। नहीं नहीं, पेपर सेपरेट होता है, 100 मार्क्स का सेपरेट पेपर होगा। नहीं, दे विल बी इन इंग्लिश, ठीक है। बायलिंगुअल सिर्फ इस्लामियात होगा। पीएमएस में सारे बायलिंगुअल होते हैं, सवाए ऐसे के प्रेसी के, वो आप उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। इवन के पाक स्टडी का पेपर भी आप उर्दू में अटेम्प्ट, ये मैंने आपको सीएसएस के बताए हैं। पीएमएस में जरा सी चेंज होती है, पीएमएस में ऐसे प्रेसी और इस्लामियात तो होता है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स की जगह पे वहां पे पाक स्टडी होती है। क्या होती है, एक सब्जेक्ट कौन सा होता है, पाक स्टडी, चौथे वाला। 5वें नंबर पे जीके का एक पेपर होता है 100 मार्क्स एमसीक्यूज का, क्या, और लास्ट पे जो एक पेपर होता है वो उर्दू का होता है। ये है पीएमएस और सीएसएस के सब्जेक्ट्स में फर्क, कंपल्सरी। समझ आई मेरी बात की। होता ही ऐसे डिफिकल्ट है, फेल ही ज्यादातर लोग वही करते हैं, क्लंक वही होता है ना। अब देखे मेरे 720 मार्क्स थे, अगर मेरा ऐसे क्लियर होता तो आई कुड हैव स्कोर्ड 740 745 एंड विद 745 मार्क्स यू स्टैंड एट नंबर 6 और 7 इन द पंजाब, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऐसे फ्लंक हो गया तो लग गया ना फिर, लेकिन सीएसएस में ऐसे क्लियर है, तो इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, आपका अच्छे से अच्छा ऐसे भी वो फेल कर सकते हैं और दरमियाना से दरमियाना ऐसे भी वो पास कर सकते हैं। तो लक तो मैटर करती है, तो नमाजें जरूर पढ़ो, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ो कि सीएसएस करना है तो करनी, अल्लाह को राजी करने के लिए वैसे पढ़ो। जब अल्लाह राजी होता है ना तो ऑटोमेटिकली उन कामों में भी इंसान को वहां से भी अता करता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता, ठीक है। तो आई होप के यहाँ तक जनरल साइंस एंड एबिलिटी बड़ा सिंपल है, 40 नंबर का साइंस का पोर्शन होता है, उसमें सारी साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, और 40 नंबर का पेपर मैथ वाले पोर्शन। आई होप कि आपको कंपलसरी पेपर की समझ आ गई। यहाँ तक मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको डॉन को पढ़ने का तरीका बता देता हूँ, या वो अगली क्लास में रख लें, मैं ऑप्शनल्स बता दूँ आप। डॉन का बता दो फिर, चले। अब ना एक साथ वाले रूम में ना मिस बैठी हूँ, मिस आ गई, ये मैं डॉन न्यूज़पेपर जो ई पेपर है वो चला दूँ। अब चाहिए, चले मैं फिर आपको ना वो डॉन कैसे पढ़ना है वो बता देता हूँ और उसको कैसे यूज करना है। वो एमसीक्यूज होते हैं पीएमएस में, ये डिफरेंस है ना, सीएसएस में ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, पीएमएस में उसकी जगह पे एक पार्क स्टडी है और जीके, और ये फरूख भाई को भेज दीजिएगा कि वो हमें ई पेपर ऑन कर दें जी। आपने बताया कि सीएसएस में उर्दू में कामयाब की ऑप्शन होती है उर्दू इंग्लिश, जबकि पीएमएस में आपने कहा है कि हम पार्क स्टडी को उर्दू में ले सकते हैं और उर्दू के अलावा सारी
सवाए ऐसे और प्रेसी के पेपर के, पीएमएस के सारे इवन के ऑप्शनल्स उनको भी आप उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं। मैंने आपको एक, जी, ई पेपर लगाना, आज का ही लगा दें वो कोई ई पेपर जो होगा इधर ये। देखें, आपने अगर इंग्लिश में तैयार किया तो आपको पता है इंग्लिश में लिखना इजी है, तो आप पीएमएस भी इंग्लिश में देंगे, लेकिन ये मैंने आपकी आसानी के लिए वैसे बताया कि आप अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। में जो सबसे पहले पेपर नहीं, वो स्क्रीनिंग होता है, वो हो जाता होता है, टेंशन नहीं है। पता नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। वैसे तो डॉन का ई पेपर भी आता है ऑनलाइन, तो अगर आपने ऑनलाइन ई पेपर पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई ई पेपर नहीं पढ़ना चाहता, वो वैसे डॉन पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है, तो फिर उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। वो एक बंदा जाए साथ वाले ना क्लास में पढ़ा होगा, तो ले आए इधर साथ वाले रूम में, तो फिर पढ़ा होगा इधर डॉन। चलो, ये तो हिस्ट्री ओपन होगी। वही नहीं, इसलिए उसमें से हाँ बस सही। चलिए ठीक है, मैं बाकी मैं चला लूंगा लेटेस्ट में, वो मैं देख लेता हूँ। ओके। अच्छा, ये इस तरह से आपके सामने ना विंडो ओपन होगी मोबाइल में। जब आप डॉन ओपन करेंगे तो सामने आएगा इस तरह से ई पेपर। अब सर, हम सीएसएस इस्लामियात भी उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप सीएसएस का इस्लामियात उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखें, अगर कोई बंदा मोबाइल पे पढ़ना चाहेगा तो ये वाली विंडो शो होगी, बट अगर वो पेज पे पढ़ना चाहे तो ये एक पोर्शन बीच में से निकाल के, तो वो आपको इस तरह से शो होगा। ये ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, ये इस तरह से। तो आपने करना क्या है, जब आप जियो न्यूज की हेडलाइन सुनेंगे, इस पेपर के सामने वाला जो पोर्शन है ये पाकिस्तान के रिलेटेड होता है या कोई लेटेस्ट हैपनिंग हो, ठीक है, उसके रिलेटेड होता है। जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो इसकी पिछली साइड पे होते हैं। ये इंटरनेशनल क्या है, ये देखें, ये उसका पहला पेज है, ये आखिरी पेज है। फर्स्ट पेज पे सिंपल हेडलाइंस होती हैं और वो डिटेल खबरें होती हैं, तो इनमें से आपने स्किम थ्रू करना है, बस देख लेना है, हेडलाइंस देख लेनी है, नीचे ये देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है, बस। ठीक है। हाँ, अगर आप जियो न्यूज की हेडलाइन सुनेंगे तो फिर नीचे आपको मजीद पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि ये खबर कौन सी, क्योंकि वो बड़ी डिटेल में बताते हैं। ठीक है। उसके बाद ये अगला पेज है, इसमें जो सारी खबरें हैं वो आपने पढ़नी नहीं होती, ये उनकी भी बस ऊपर ऊपर से पढ़ लें हेडलाइंस। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये तीसरा पेज। जब हम इसको आगे करें, इस पेज से आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, इसको स्किम थ्रू करना। ये है आपके काम की चीज जो आपने करनी है, ओपिनियन एडिटोरियल सेक्शन। क्या ये ओपिनियन है यहाँ तक, और ये एडिटोरियल सेक्शन, ये दो पेज, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ सीएसएस एस्पायरेंट। आपने इनको पढ़ना है और इनको आपने नोट्स भी बनाने। उसके बाद ये अगेन वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हैं, तो अगर थोड़ा थोड़ा आप ये पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये आपका न्यूज़पेपर। तो मेजर जिसको आपने बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ना है वो ये पार्ट है, दो पेज है। बाकी जो है उसको आप सिंपल सुन भी सकते हैं, जियो न्यूज से सुन सकते हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। अब आपको पता चल गया कि इस न्यूज़पेपर में ओपिनियन सेक्शन, अगर कोई ऑनलाइन वाला है जिसने ऑनलाइन पढ़ना है
तो देखें ई पेपर के ऊपर ये ऑप्शन लिखा है ओपिनियन, क्या लिखा है, ओपिनियन। अब ओपिनियन में आपने करना क्या होता है, देखें पहली ओपिनियन है मलिहा लोधी की, वो क्या है, टाक और एस्केलेट। ये बेसिकली है ईरान इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है और अमेरिका उसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपके सामने आ गया पूरा न्यूज पेपर। अब आपने करना क्या है, स्टार्ट करना है। इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर। तो आपने देखना है रोलर कोस्टर का मतलब क्या होता है, पता है ना रोलर कोस्टर क्या होता है, वो एक बैठे होते हैं गाड़ी के ऊपर, वो रेल गाड़ी की तरह होती है, ऐसे ऐसे कभी ऊपर जाती है कभी नीचे। विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टॉकिंग ऑफ अ पीस डील विद ईरान। आपने देखना है कि ईरान के साथ पीस डील चल रही है। अब आप इसमें लिखा होगा कि उस पीस डील के पॉइंट्स क्या हैं, तो आपने पीस डील की हेडिंग दे के उसमें से वो पॉइंट्स जो हैं वो आपने कलेक्ट करने हैं, वो ढूंढने हैं। आप कैसे, आपने ये पढ़ा दैट इशू अल्टीमेटम्स ऑफ मिलिट्री एस्केलेशन इन द सेम ब्रेथ। यानी कि ट्रंप ने कहा कि भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुली तो मैं अगले 48 घंटे में यहाँ पे क्या करूंगा, अटैक करूंगा कारगिल आइलैंड, जो भी आइलैंड की उन्होंने बात की। अब वो आइलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ये पता होना चाहिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑयल रिफाइनरीज 90 to 92% उनका ऑयल जो है वो वहां से लोड होता है, क्या होता है, ठीक है, तो वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया, व्हेन न्यूज इमर्ज ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग गो बिटवीन। अब प्लेइंग गो बिटवीन का क्या मतलब है कि पाकिस्तान मेडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं ईरान और यूएसए के दौरान। तो द पॉसिबिलिटी गेन्ड ग्राउंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक पाथ आउट ऑफ द क्राइसिस। तो पॉसिबिलिटी आई दुनिया में कि एक डिप्लोमेटिक पाथवे यानी कि इस इशू का आपको जो है वो हल मिल सकता है, ठीक है। अब आपने इसको पढ़ते जाना है, आपने वो देखना है कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ ना हो रहा हो, डिफिकल्ट हो। अब होता क्या है, आपने ये पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, अब जब सीएसएस का पेपर आएगा तो आपने उसमें इसको यूज कैसे करना है, इसकी प्रासी करके, इसकी समरी करके। कैसे कि आपने लिखा, लेट्स सपोज अभी सवाल आया कि ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट के ऊपर आपका क्या ख्याल है, तो आपने लिखा कि ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट की वजह से स्पिल ओवर इम्पैक्ट ये आ सकता है कि वार जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है, क्या कर सकती है। तो उसका सबूत मैं क्या दूंगा, ये आर्टिकल, क्या मलिहा लोधी सेड इन हर आर्टिकल दैट, तो उसमें ट्रंप ने धमकी लगाई है, तो उसके बदले में ईरान ने कहा है कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम मिडल ईस्ट के इलाके जो है उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक करेंगे, तो इसके रिजल्ट में वो भी आके क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो ये जो जंग है ये फैल जाएगी। यानी आपने आर्गुमेंट अपना दिया, उस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए जो एविडेंस है वो किससे दिया, इससे। इस तरह से आपने अखबार पढ़ना है कि इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स लिखे हैं उनको कलेक्ट कर लेना है ताकि कल को आप उसको पेपर में यूज कर सके। और जब रोजाना पढ़ेंगे तो जो भी ईरान इसराइल कंफ्लिक्ट रोजाना हो रहा है वो आपकी एक एक हेडिंग बनती जाएगी। आज ट्रंप ने धमकी लगा दी है कि मैं इस आइलैंड पे अटैक करूंगा, उसके बदले में ईरान ने क्या कहा, उसके बदले में यूरोप ने क्या कहा, वो सारा इसमें कवर होगा। तो आपने हर एक का रिस्पॉन्स निकाल के उसकी हेडिंग्स बना ली। मसलन अब इसको हम पूरा पढ़ते हैं। Uncertainty reigns over the possibility of talks with the positions of the two sides being so apart। यानी दोनों साइड बहुत दूर दूर है तो मुश्किल ही है कि कोई इनके दरमियान में टॉक्स हो। Messages exchanged to an intermediate allow both sides to test the seriousness of the other and scope out future engagement but cannot be deemed negotiations। वो कह रहे हैं कि कोई negotiations नहीं चल रहे, हम इनको negotiations नहीं कह सकते, हाँ कुछ रास्ता निकालने की कोशिश जरूर हुई है। और उसके बाद मोर ओमिनसली थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन मरीन्स एंड आर्मी पैराट्रूपर्स आर हेडिंग फॉर डिप्लॉयमेंट इन द पर्शियन गल्फ। अब यहाँ से आपको पता चला कि ट्रंप ने जो धमकी लगाई थी, अब वो कह रहा है कि थाउजेंड ऑफ जो मरीन्स है वो हम भेज रहे हैं ताकि वहां पे आइलैंड के ऊपर अटैक किया जा सके, उसको कब्जे में लिया जा सके। ये आपका, इसको अंडरलाइन कर लिया आपने, इसको उठा के आपने लिख लिया, ये आपकी क्या बन गई, हेडिंग करंट अफेयर। समझ आई मेरी बात। और जो वर्ड जैसे ये मुश्किल है उसको आप अंडरलाइन करें, उसका मानी लिखें। इससे क्या होगा, तीन काम होंगे। एक, आपको ऐसे के लिए मटेरियल यहाँ से मिलेगा, करंट अफेयर्स के लिए मिलेगा, आपका राइटिंग एक्सप्रेशन वो बेहतर होता जाएगा। समझ आई मेरी बात। हाँ, जर्नलिस्ट का नाम अगर आपको आता है तो आप वो कोट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल वे डॉन मलिहा लोधी है, तो मलिहा लोधी को तो आप डेफिनेटली कोट कर सकते हैं बिकॉज शी इज द सीएसएस क्वालिफायर, ठीक है, और वो एम्बेसडर भी रही हैं, तो सीएसपी थी वो भी, और बड़ी उनकी बात को वेटेज दी जाती है।
पाकिस्तान के हलकों में, तो उनका नाम लेके आप कोट कर सकते हैं। अब आपको पता चला कि इसको पढ़ना कैसे। ये ओपिनियन है। ओपिनियन से क्या होता है कि जब आप ओपिनियन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मलीहा लोधी का ईरान और इसराइल की वॉर के ऊपर क्या ख्याल है। ठीक है, वही ख्याल आपने भी डेवलप कर कि आपका क्या ख्याल है। ठीक है, और उस ख्याल को सपोर्ट करने के लिए आपने ये आर्गुमेंट्स दे। जैसे मैं आप में से किसी को पूछूं कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आप में से सारे मुझे कहेंगे कोई पीटीआई का होगा, कोई नून लीग का होगा, हो सकता है कोई तरीके लबई का हो। अब जिससे भी मैंने पूछा है वो ये तो अपना ही बताएगा ना कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्यों सपोर्ट करता हूँ, उसके पीछे एविडेंस देगा। अब वो एविडेंस तो बाद में आए, ठीक है, लेकिन पहले तो बताएगा ना कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। ऐसे ही आपने सीएसएस में भी पहले खुद की ओपिनियन देनी है। खुद की ओपिनियन देने के बाद उस ओपिनियन को सब्सटेंशिएट करने के लिए, वेटेज देने के लिए आपको किसी और की ओपिनियन ऐड करनी पड़ेगी। ये आपका फैक्ट एंड फिगर होता है, ये आपका रेफरेंस होता है, ये आपको नंबर दिलवाता है सीएसएस में, और इसी को आपने पढ़ना भी है। सर इफ आई मेंशन एनी स्टेटमेंट बाय एनी ऑथर, अगर आप कोटेशन लिख रहे हैं फिर आपको सेम टू सेम उसी वर्ड्स में लिखनी है, नहीं तो अदरवाइज आप जैसे मर्जी पैराफ्रेज करके लिख लें, नो इशू। ठीक है, वो इस तरह से कि देखें वो जो आपको, वो मुझे तो नहीं पता आपके लिए मुश्किल कौन सा है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स लेट्स मतलब वो आप देख लें, फेस सेविंग देख लें, ये फेस सेविंग का लफ्ज है। अब आप में से किसी को इसका मानी नहीं पता फेस सेविंग क्या होता है, तो आप इसका लिखें, नेट से देखें फेस सेविंग का मानी क्या है, और अगली दफा जब आपको राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो यूज करें उस फेस सेविंग के वर्ड को सेंटेंस में। समझ आए, उसको सेंटेंस में यूज करना, सिर्फ उन वर्ड्स को लिखना नहीं है, उनको सेंटेंस में यूज करना है। अब जैसे आगे चलते जाएं, अब ये सारा ओपिनियन है, इस ओपिनियन में वो सारा बताया होगा कि यू जो ट्रम्प है उसकी लड़ाई चल रही है, उसने उसको यूरोपियन यूनियन को भी धमकाया है। उन्होंने कहा कि नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया तो नेटो जो है वो खत्म हो जाएगी शायद। नेटो के बाद मैं क्यूबा को देखूंगा, मैं यहाँ से फ्री हो लूँ फिर मैं क्यूबा पे अटैक करूँ। वो सारी बातें, वो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट्स होंगे वो आपने उठा के अपने पास लिख लें। तो डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने ओपिनियन बना के तो डाटा पीछे दिया ना। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए, अभी आपने पढ़ा नहीं। ठीक है, ये एक पैराग्राफ में अगर आपको कहूंगे लिखे, हाँ चले आप किसी और की ओपिनियन को यहीं पे लिख दें, अभी नहीं लिख सकेंगे आप। ठीक है, उन्होंने ये कितना लंबा आर्टिकल जो है वो लिख के भेजा है डॉन वालों को। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक चलता है। एक रोज में 6 ओपिनियन होते हैं और 4 से 6 एडिटोरियल्स होते हैं। आप रोजाना के सारे ओपिनियन ना पढ़ो, आप संडे के संडे एक न्यूज़पेपर लो, एक वीक में उसको खत्म करो। हाँ, अब देखें ये पहला वाला ओपिनियन हमने देखा, ये ईरान इसराइल वार के ऊपर था। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देखें ईरान इसराइल वॉर के ऊपर पहला हो गया, अब दूसरा है ऑल पॉजिटिव्स, ये क्लाइमेट के ऊपर है, फॉरगॉटन विक्टिम। ठीक है, अब ये ओपन किया, अब ये आ गया क्लाइमेट के ऊपर सारा, जिसकी इन्वायरमेंटल साइंस है उसको सारा डाटा यहाँ से मिलेगा कि पाकिस्तान की ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितनी है। ठीक है, पाकिस्तान को कितना मसला फेस करना पड़ता है, ईरान वार के दरमियान में कितने कंट्रीज ने इमिशंस की हैं, ईरान वार का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ, ईरान वार की वजह से वो जो उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया था तो उसकी वजह से वहां पे जो माहौल खराब हुआ, एसिड रेन हुई वो। अब ये आपको एक नई डिमेंशन मिल गई आपको, ईरान इसराइल वार का जो इम्पैक्ट था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर, वो तो पता चला। इस ओपिनियन को पढ़ेंगे तो आपको एक नई चीज पता चलेगी कि इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी क्या है। समझ आई मेरी बात? 360, तो ये इसीलिए, और फिर ये देखें किस कन्वेंशन के मुताबिक जो है किसी भी कन्फ्लिक्ट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को सामने रखना होता है। यूएन इंटरनेशनल लॉ कमीशन हैज बीन कॉलिंग फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिमांडिंग दैट मिलिट्रीज प्लान बेटर टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट, कि जो मिलिट्रीज है वो एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं करें, क्योंकि अगर ऑयल पे अटैक करेंगे आग लगेगी तो माहौल खराब होगा। तो ये इसको कोट करके आप अपने पेपर में लिख सकते हैं
कि फलाना कमीशन जो है वो ये कहता है कि इन्वायरमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। तो पढ़ने का यही फायदा है कि इंग्लिश बेहतर होगी, जो आर्गुमेंट्स जो डाटा आपको मिल रहा है वो एज अ फैक्ट एंड फिगर्स रेफरेंस के तौर पर यूज होगा। उसके साथ साथ जब आप ओपिनियंस पढ़ेंगे तो आपकी अपनी ओपिनियन डेवलप हो। ठीक है, नहीं, अगर आप डॉन के ओपिनियंस पढ़ रहे हैं ना तो आई फील कि आपको कोई और न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं। इवन के न्यूज़पेपर से भी ज्यादा बेहतर है आईएसपीआर का एक प्रेस रिव्यू मिलता है, आईएसपीआर प्रेस रिव्यू। मैं ऑनलाइन वालों को लिख के भेज देता हूँ, इल्मी वालों से मिलेगा। इसमें क्या होता है, पूरी दुनिया के अखबारों के सीएसएस से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं पूरे महीने के, वो एक ही जर्नल में लगा के तो वो हर महीने की 20 तारीख को पब्लिश कर देते हैं। ऑनलाइन होते हैं या ये आपको इल्मी से मिलेगा जर्नल की शक्ल में 450 का। ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं होता, ये आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ, इल्मी से मिलेगा आपको जी। ये जो व्हाट्सएप पे चैनल होते हैं ये जैसे डॉग का है, हाँ। हेडलाइन देता है, ये इनफ नहीं है बाकी। ये असल में ओपिनियन सेक्शन एक आध बताता है, इसको जब आप ओपन करते हैं ये एक ओपिनियन देता है, तो आपने मेन वेबसाइट पे जाके ओपिनियन को दबाना है। तो ये देखें, एक ओपिनियन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 4 ओपिनियन होगी। अब ये नीचे एडिटोरियल है 3। अब देखें एडिटोरियल में अफगान ट्रूस के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इशू चल रहा था, उसके ऊपर अभी तक जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या है, गज़्व-उल हक। आपका एमसीक्यूज तैयार हो गया, इससे एमसीक्यूज भी तैयार होते हैं। वो सुन ले, मोर देन इनफ। बाकी ओपिनियन और एडिटोरियल पढ़े आप। एडिटोरियल में सिंपल होता है, एडिटोरियल में ना लोगों ने भेजे होते हैं कुछ स्टेप्स कि आप ये वे फॉरवर्ड लें। जैसे अफगान रूस के ऊपर एडिटोरियल जो है, इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर अ टेम्परेरी pause during Eid al-Fitr, Pakistan says that Operation Ghazal-ul-Haq, which began in late February, striking terrorist sites in Afghanistan as well as Afghan, has resumed। तो उसके ऊपर वो नीचे लोग, शख्स जिसने एडिटोरियल भेजा होता है ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि ये काम करना चाहिए, ये काम, सजेशंस। ये भी कोई हाँ, या आप भी भेज सकते हो, लेकिन अगर अच्छा लिखा हो। ठीक है, अब ये देखें नीचे सारा उसने बताया होगा। ओपिनियन में कोई सिर्फ ओपिनियन दे रहा है इस जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं। ठीक है, इसमें वो सुजेशंस दे रहे हैं कि उसको ठीकली हैंडल कैसे किया जा सकता है, मतलब आप बेटर कैसे हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, ओपिनियन ब्रॉड है, उसमें सारा ही वो बताते हैं कि ये इशू है किस वजह से, इस इशू का इम्पैक्ट क्या है, इस इशू के इम्पैक्ट की वजह से रीजन पे क्या इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल क्या इम्पैक्ट होगा। वो ब्रॉड है, वो ज्यादा डिटेल बताता है। एडिटोरियल सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक चीज को जो है वो डिस्कस कर रहा होता है एक टाइम। समझ आई मेरी बात? तो ये 2 चीजें आपने पढ़नी है, डॉन को पढ़ना है, और इसमें से जो भी फैक्ट एंड फिगर होगा वो आपने उठा लेना है। इवन के आप डॉन की इस लाइन को एज अ आर्गुमेंट कोट कर सकते हैं, पैराफ्रेज करके, क्या करके, अपने लफ्जों में लिख के। इसीलिए मैंने पहले आते सर कहा था जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इस एग्जाम को बड़े इजीली लेके चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश बेहतर करनी है, और फिर इंग्लिश कैसे बेहतर करनी है मैं सारी डिटेल बता चुका हूँ आपको। अब हमारा लास्ट का 10 मिनट का सेशन है, दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड। जिसका भी कोई सवाल है, ऑनलाइन वालों का सवाल है तो वो लिख के भेजें 1 बाय 1, और यहाँ से किसी का सवाल है तो वो भी कर सकता है। वो आप कोई भी अपनी मर्जी से पढ़ लें, आप रिकमेंडेड बुक्स पढ़े ना। चले फिर कल करूंगा मैं आपको रिकमेंड। ठीक है, सेम पेपर, पेपर में चेंज नहीं होती, सिर्फ जब आपका उन्होंने एलोकेशन करनी है तो उसमें कोटा सिस्टम होता है। ठीक है, और आमतौर पर होता यह है कि सिंध और केपीके के जो लोग हैं ना उनको फायदा होता है, वो अगर सिर्फ क्वालिफाई कर लेना तो वो एलोकेट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा होती हैं और वहां पे पास जो है वो तकरीबन बराबर बराबर होते हैं, तो वहां की कैरिड ओवर सीट्स जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। तो
मेरिट। तो दूसरा टेस्ट नहीं, हाँ आपके रिटर्न में नंबर अच्छे हैं और आपने पैस की जगह पे पीएसपी को पहले रखा है तो फिर डेफिनेटली प्रेफरेंस पीएसपी को मिल जाती है पुलिस सर्विस को। सर इफ आई मेंशन एनी स्टेटमेंट बाय एनी ऑथर, ये तो मैं एड्रेस कर चुका हूँ सवाल, क्या आप इसको पैराफ्रेज करके लिख सकते हैं? सबसे पहले तो आर्टिकल में जो मुश्किल वर्ड्स है ना, रोजाना के सारे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, एक पकड़ लें, उसके जितने मुश्किल वर्ड्स हैं या ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आपको पता नहीं है उनको लिखें, उनका मतलब देखें। जैसे डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या होता है, नेट पे देखें कि वो थोड़ा सा क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फेस सेविंग, तो फेस सेविंग का क्या मतलब है, निगोशिएशंस का क्या मतलब है, वो मतलब आप देखें, वो देख लिया। उसके बाद उसके अंदर से डिफरेंट जो आर्गुमेंट्स आपको मिलते हैं, जो आपको पता लगे कि ये उसका रिस्पॉन्स है, ये उसका रिस्पॉन्स है, या ये इस वॉर का इम्पैक्ट है। ठीक है, किसी भी वॉर का या तो काजेज होते हैं या उसके इम्पैक्ट्स होते हैं या उसके सोल्यूशंस होते हैं। तो आपने देख लेना कि इम्पैक्ट्स कौन से हैं, उनको इम्पैक्ट्स वाले खाने में लिख लें, जो सोल्यूशंस है उनको सोल्यूशंस वाले में लिख लें। ये आपके क्या बनते जाएंगे, आर्गुमेंट्स बनते जाएंगे, ये आपके करंट अफेयर्स को भी तैयार करवाते जाएंगे। उसके साथ अगले दिन आपने उन वर्ड्स को जो आपने लिखे उनको आप सेंटेंस में यूज भी करें ताकि आपका फ्लो बने। इसीलिए तो कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस बोथ विल मेक योर एक्सप्रेशन फ्लॉलेस। तो ये आप एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, हाँ आप सुनते हैं तो सुन लो डेफिनेटली। ये एक पहला लिखा है जैसे ये इसमें से कौन से फैक्ट्स जो है जो मतलब नोट डाउन करे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब ये देखें लिखा कमेंटिंग ऑन ईच ट्रूथ द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन सेड, तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि चाइना होप्स दैट बोथ कंट्रीज विल रिज्यूम पीस टॉक्स प्रॉम्प्टली। आप इसको एज इट इज कोट करेंगे, जब भी जहां पे भी सोल्यूशन की बात होगी कि अफगान जंग का हल क्या है तो आप उसमें लिखेंगे निगोशिएशंस। जब भी आप निगोशिएशंस लिखेंगे आप वहां पे एविडेंस देंगे कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि इनको आपस में बहाल करने की जरूरत है, क्या, पीस टॉक्स। पीस टॉक्स होंगी, निगोशिएशंस होंगी तो पीस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस तरह से आप देखिए, आपके सामने मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं पढ़ी, वो एक ही पढ़ के आपको यूज करना सिखा दी। मैं तो इसकी एक एक लाइन को यूज कर सकता हूँ, एक एक लाइन को। ठीक है, मसलन ये लाइन लिखी हुई है कि अफगान तालिबान ऑफिशियल्स हैड सेड द ईद ट्रूस हैड बीन अचीव्ड ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड कतर। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर आप अफगान मसले को हल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल प्रेशर की भी जरूरत है। ठीक, तो इंटरनेशनल प्रेशर में मैं लिखूंगा कि एज रिपोर्टेड इन डॉन या एज अफगान तालिबान ऑफिशियल रिपोर्टेड कि इन तीन कंट्रीज ने जो है वो पीस टॉक्स करवाई हैं और ईद रूस करवाया, वो लिख दिया मैंने। समझ आ रही है मेरी बात? इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोई एक और लाइन देखता हूँ कि clerics from both Afghanistan and Pakistan have recently called for extending the Eid al-Fitr ceasefire to Eid al-Adha। अब इसमें लिखा है कि क्लैरिक्स, ये जो उलमा इकराम होते हैं दोनों साइडों से, तो मैं उसमें हेडिंग बना सकता हूँ कि क्लैरिक्स ने ये कहा और उसके नीचे एविडेंस दूंगा कि जो उलमा इकराम है दोनों साइडों से उन्होंने भी क्या कहा है कि सीज फायर होना चाहिए। ये भी यूज हो गया। in opinion section every line can be used as reference। सर विल वी नॉट हैव अ प्रेयर ब्रेक? प्रेयर ब्रेक बस 5 मिनट रह गए हैं, वैसे ही लेक्चर खत्म हो रहा है, तो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ ले, मैंने खुद पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बस वेट कर रहा था, तो सर का टेक्स्ट आ गया था, उन्होंने कहा था कि 7 बजे तक जो है ना क्लास आप अटेंड कर ली, तो मैंने कहा चलें। सर ये जो सीएसएस का कितना टाइमिंग होता है कि आपने पहले रिटन एग्जाम होते हैं उसके बाद इंटरव्यू? ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। मेरा 25 में पेपर हुए हैं, अगस्त में रिजल्ट आया है, जनवरी में जाके इंटरव्यू हुआ है और अब जाके अप्रैल मई में रिजल्ट आना है। ये एलोकेशन की रिकमेंडेशन आप 10 दिन में 15 दिन में आनी है। नहीं नहीं, अच्छा, प्रायोरिटीज आप वो 3-4 दफा पूछते हैं, जब आपने अप्लाई करना है तब भी पूछते हैं, फिर जब आपका रिटर्न क्लियर है तो आपका साइकोलॉजिकल होता है तब भी पूछते हैं, फिर जब आप इंटरव्यू वाले दिन जाते हैं तब भी पूछते हैं। तो आप आखिरी दिन तक बदल सकते हैं, इंटरव्यू वाले दिन भी बदल सकते हैं, इंटरव्यू दिन वाले जो आप देते हैं ना वो फाइनल होती है। आई होप कि मैंने बहुत अपनी तरफ से जितना था मैंने आपको गाइड कर दिया है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो गए हैं, ऑप्शनल्स रह गए हैं, वो हम कल कर लें। ठीक है,
अब किसी का अगर कोई सवाल है तो वो कल लिख के ले आए, ऑनलाइन वाले भी लिख के ले आए, वो भी वहीं से ओपन होगा। ये ओपिनियन ही नहीं, ओपिनियन लिखा है ना, ओपिनियन के ऊपर यहाँ पे एक सेक्शन ओपिनियन का है, इसके नीचे एडिटोरियल का है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे देखना चाहे तो इसके बिल्कुल दरमियान में 2 पेज होते हैं, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। मैंने पैस पीएसपी और एफएसपी और फिर कस्टम सर्विस और उसके बाद आईआरएस और छठे नंबर पे एमएलसीजी, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट, लेकिन वो उसकी सीट्स ही नहीं आती। 13 13 की रैंकिंग होती है, लेकिन मैंने अब टॉप के 6 याद होते हैं आपको, बाकी याद नहीं होते। वैसे तो सीएचएस में किसी भी ग्रुप में हो जाए ना, तो सीएचएस आपने क्लियर किया, टक्कर तो कोई भी नहीं होता। बट समझते हो ओएमजी को, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, इसमें आप सेक्शन ऑफिसर लगते हैं। ये 10वें नंबर पे आता है ओएमजी, बल्कि ओएमजी से भी ज्यादा डाउन जो ग्रुप है ना वो रेलवे और पोस्टल सर्विस में और इंफॉर्मेशन सर्विस आ जाती है। तो ओएमजी तो फिर भी ऊपर आता है 10वें नंबर पर, सेम ही होते हैं। ये मैटर नहीं करता, जब होने वाला होता है ना, ये हमसे पूछो आप, जब 2 साल की मेहनत आपने की होती है ना, और फिर आप दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह एलोकेशन हो जाए, फिर बंदा यही कहता है अल्लाह जिंद विच मर्जी हो, ठीक है। सर कैन आई राइट अ कोटेशन इन इंग्लिश इन केस आई एम अटेम्प्टिंग माय इस्लामियात पेपर इन उर्दू। तो आप उसकी उर्दू की इंग्लिश की उर्दू ट्रांसलेशन कर दें, अपने वर्ड्स में बता दें कि फलाने फिलोसफर ने इंग्लिश में ये कहा था तो उर्दू में मैंने ट्रांसलेट करके ये कर दी। सिंपल। वो बहुत ज्यादा है, आपने तो एक एक दो दो पढ़नी है, बस सारी नहीं पढ़नी। आपको जो बताया जा रहा है ना फिलहाल, वो आपने फोकस करना है, एडिटोरियल और opinion। अब जैसे जैसे आपका जो जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता जाएगा अकेडमी में, उसकी आपको बुक्स भी बता दी जाएंगी, उसको कैसे लेके चलना है वो भी बता दिया जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो आपके करने का काम है वो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। सीरियस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, रोजाना का काम करना है, और खुद टीचर्स के पीछे भागना कि ये चेक करके दो। ये ना हो कि मुझे रोजाना आपके पीछे भागना पड़े। मैंने 9 PM की हेडलाइन सुनना करनी है आपसे, या तो सुन के आना सारे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वालों बाकी सवाल आप। सर इट इज प्रोहिबिटेड टू राइट एन इंग्लिश स्टेटमेंट इन एन उर्दू अटेम्प्टेड पेपर एंड वाइस वर्सा। तो मैंने आपको यही कहा कि आप वहां पे ये लिखें, जो उर्दू स्टेटमेंट है और इंग्लिश स्टेटमेंट है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें, ठीक है। मतलब उर्दू लिख रहे हैं, नीचे भी उर्दू में ही लिखे, लेकिन ऊपर बता दें कि ये फलाने बंदे ने इंग्लिश में बात की थी तो मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। या मतलब उसमें लिखे कि इसका मफहूम ये था, यानी लेट्स सपोज आइंस्टाइन ने एक बात की है, एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, या एजुकेशन इज नॉट द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो मैं किसी पेपर में लिख रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि आइंस्टाइन ने अपने ने कहा था कि जो तालीम है वो सिर्फ हकाइक जमा करने का नाम नहीं, बल्कि दिमाग को सोचने के काबिल बनाने का भी नाम है। अब बात वही है, मैंने उसको क्या कर दिया, उर्दू ट्रांसलेट कर दिया और अपने मुताबिक उसको पेपर में यूज कर लिया। तो आप ये कर सकते हैं, ये मैंने कहा। ओके, बाकी के सवालात आपके कल लिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल ऑफ कर सकते हैं।